नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भात का पठार अर्थात पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भात में जितने भी पठार पाए जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंटेंट को मैंने एक ही लेक्चर में समाहित करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भात का पठार किसे कहते हैं। तो पहला कोई पॉइंट कि प्रायद्वीप क्या होता है। भैया प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप एक्चुअली में वह भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है। कहने का तात्पर्य है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं भारत का, इधर आप देखें तो ये इधर अरब सागर है और दक्षिण में आपके हिंद महासागर है और पश्चिम में पूरब में आपके बंगाल की खाड़ी है। क्लियर? जिससे यह एरिया भारत का तीन ओर जल से घिरा है। अब तीन ओर जल से घिरा है इसलिए ऐसी भूमि को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है? अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार एक्चुअली में ये जो एरिया है भारत का, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड का जो है विकास हिमालय से बहुत पहले हो चुका था। अर्थात गोंडवाना लैंड का निर्माण हिमालय पर्वत से बहुत पहले हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसके निर्माण में मैंने आपको विधिवत बता रखा है। अब गोंडवाना लैंड ये पूरा एरिया पठारी है, पठारी है और ये प्रायद्वीपीय है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में आए तो प्रायद्वीपीय भाग में पठारों का या पर्वतों का क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम क्रम में देखें तो सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण में आप आएंगे तो अरावली पठार पहाड़ी, मालवा का पठार, फिर उसका राजमहल की पहाड़ी, राजमहल के बाद आपको मिलेंगी विंध्य की पहाड़ी। विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत जिसको आप बोलते हैं, विंध्य की पहाड़ी। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ये अरावली पहाड़ी है। क्लियर? ये जो ब्लैक कलर है ये मालवा का पठार है। उसके नीचे आप आएंगे जो तीन आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, इनको हम विंध्य पर्वत बोलते हैं। ये इधर जो लाल वाला ग्रीन से मैंने निकाल रखा है राजमहल, ये राजमहल पहाड़ियां हैं। एक्चुअली में जो शिलांग का पठार मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि शिलांग की गारो खासी जनते जो कि मेघालय में पड़ती हैं, वो शिलांग पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है? शिलांग पठार पर। जिसकी वजह से, लेकिन शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, शिलांग पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब समस्या ये है कि अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए कि राजमहल की पहाड़ियां यहाँ है, शिलांग का पठार यहाँ है और आप कह रहे हैं सर बोल रहे हैं कि राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा शिलांग का पठार है। तो आइए देखते हैं। आप सोचिए ये एक पूरी पहाड़ी है राजमहल। क्लियर? ये इधर गारो खासी जनते अर्थात शिलांग का पठार है, लेकिन ये इधर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, इधर से ब्रह्मपुत्रा प्रवाहित हो रही है। और मैंने आपको बताया था जब नदियां पठार या पर्वत से प्रवाहित होती हैं तो उनको काटती छाटती रहती हैं। ये नदियों का अपना एक नेचर क्वालिटी है, अर्थात प्राकृतिक गुण है, उनमें पाया जाता है। तो ये बराबर काट छाट रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप का निर्माण हो गया। इसलिए इस गैप को अर्थात इस राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के बीच को राजमहल गारो गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। क्लियर? आगे बात समझ में? अब समझिए प्रायद्वीपीय भाग का पठार का विस्तार अरावली पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी तक विस्तृत है। कहाँ तक? कार्डामम। कार्डामम भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कार्डामम या इसी को इलायची, एक्चुअली में इलायची को इंग्लिश में कार्डामम बोलते हैं, इसलिए इसको या तो इलायची पहाड़ी बोलते हैं या कार्डामम पहाड़ी बोलते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इसकी लंबाई कुल लगभग 800 किलोमीटर है अरावली पहाड़ी की। दूसरी चीज, ये इधर आपका एरिया जो रेड कलर से पूरी लाइन दिख रही है, ये आपका पश्चिमी घाट है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, इसको हम पश्चिमी घाट बोलते थे।
ये इधर प्रायद्वीप पूर्वी दिशा है, इसलिए इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अब समस्या, पश्चिमी घाट निरंतर समानांतर एक रेखा में, मतलब ये जुड़ा हुआ पूरा कंटिन्यू पर्वत पठार है, पश्चिमी पठार, ठीक है। लेकिन पूर्वी पठार जो है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट जो है ये कटा छटा हुआ है, क्योंकि ये नदियां पश्चिम पूर्व की ओर प्रवाहित होने की वजह से ये पूरा पठार कट चुका है। क्लियर? तो ये जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट ये आकर मिलते हैं कर्नाटक में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, या आप इसको पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट आकर कर्नाटक में मिलते हैं। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, या नीलगिरी पर्वतों की, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं तो एक घाट का निर्माण हो रहा है, उस घाट को नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, और ये डोडा बेटा एक्चुअली में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत से जो ये उत्तर, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ढाल उत्तर की ओर है। विंध्याचल पर्वत से उत्तर की ओर इसका ढाल उत्तर की ओर है, अर्थात गंगा नदी की ओर है। लेकिन विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व की ओर है। अब आप कैसे जानेंगे कि किसी की ढाल किधर है? वो जानने का तरीका है, जिधर पानी प्रवाहित होगा, जिधर पानी बहेगा, जिस तरफ जिस दिशा में, ये निश्चित है ढाल उधर ही है। तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट से नदियां निकल रही हैं, जैसे गोदावरी पश्चिमी घाट से निकल रही है, कृष्णा पश्चिमी घाट से निकल रही है, कावेरी पश्चिमी घाट से निकल रही। ये कुछ दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल तो रही हैं, लेकिन वो प्रवाहित किधर हो रहे हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में या विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है, जबकि विंध्य पर्वत के उत्तर में इस पठार का ढाल किधर? प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत से सोन नदी निकल रही है और सोन जाकर गंगा में मिल रही है, और सोन गंगा में पटना के समीप मिलती, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। दूसरी तरफ चंबल, बेतवा, ये कुछ नदियां हैं जो कि आकर गंगा में अपना जल छोड़ देती हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप देखें मोटा मोटी, ये सतपुड़ा पहाड़ी है। ये जो तीन मैंने आपको बना रखे हैं ब्लैक कलर के, ये मैंने सतपुड़ा लिख रखा है, ये सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है। अब आप क्वेश्चन आ गया, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? आप जान लीजिए, भ्रंश घाटी, ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं इंग्लिश में। अब भ्रंश घाटी, सपोज दैट किसी कारणवश या पृथ्वी में विवर्तनिक क्रिया होती रहती है, जिसको इंग्लिश में टेक्टोनिक बोलते हैं। उस विवर्तनिक क्रिया की वजह से पृथ्वी जो धरातली हिस्सा है वो धंस गया। अब धंसने के कारण जो जल था वो उस भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने लगा। अब भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने लगा तो इस भ्रंश घाटी का जो ढाल है, इस भ्रंश घाटी का ढाल जो है, आपको मैंने जैसे बताया विंध्य पर्वत के दक्षिण में इनका ढाल प्रायद्वीपीय पठार ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा नदी का जो जल है वो प्रवाहित हो रही पश्चिम की ओर, जिससे भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली मुख्यतः भारत की 3 नदियां हैं, 3 से अधिक है लेकिन मुख्यतः 3 है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, और ये अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं। क्लियर? वहीं पर एक दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी या दामोदर नदी भी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपना जल गंगा की एक वितरिका है, यानी उससे एक धारा अलग हो गई जिसका नाम हुगली है, वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उससे अलग हो जाती है और वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है उड़ीसा के तट पर, और दामोदर अपना जल हुगली में छोड़ देती है, लेकिन वो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती। अक्सर जैसे हम लोग छोटी क्लासों में जब हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 5-6 में, हमें ये पढ़ाया जाता था कि नर्मदा और ताप्ती नदियां उल्टा प्रवाहित होती है, तो दिमाग में ये होता था अरे ये तो चमत्कार है, उल्टा मतलब जिधर चढ़ाई है उधर प्रवाहित हो रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित है। ये ढाल इधर बेशक है लेकिन ये अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही हैं, और उस भ्रंश का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है,
जिधर पूरे पठार का ढाल है, प्रायद्वीपीय पठार जिधर ढाल है और भ्रंश घाटियों का ढाल उसके जस्ट अपोजिट है। क्लियर, ये बात समझ में आई? आगे जैसे जब कोई भी पठार या पर्वत की जब भ्रंश घाटियों के बीच फंस जाता है, सतपुड़ा पहाड़ी है ये, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा और ताप्ती के बीच में इधर आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि जैसे हम कहीं आते जाते हैं तो बोलते हैं रास्ता में सड़क ब्लॉक कर दी गई है। ब्लॉक मतलब आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया, रास्ता बंद हो गया। तो यहाँ पर आने जाने का मार्ग बंद है, तो इस वजह से इस पर्वत को, इस पठार को, सतपुड़ा की पहाड़ी को हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, वो है सतपुड़ा की पहाड़ी। क्लियर, आइए आगे। ताप्ती नदी से लेकर पश्चिमी घाट, ये आपकी ताप्ती नदी है, रेड कलर से मैंने आपको इंडिकेट करने की कोशिश की है, और ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कारामम पहाड़ी तक है। कहाँ तक है? दक्षिण में कारामम पहाड़ी तक है। क्लियर। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीलगिरी पहाड़ी पर भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भैया दूसरी डोडा बेटा तो पहली कौन सी है? तो आइए, नीलगिरी पहाड़ी से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर 3 चोटियां हैं, एक कारामम और एक का विस्तार है उत्तर पूर्व की ओर, वो पालनी पहाड़ी है। ये मैंने लिख रखा है छोटा छोटा, आप ध्यान से लिख लीजिए नोट्स अगर बना रहे हैं। पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी के हिस्से हैं, ये चोटियां हैं पालनी, कारामम और अनाईमुदी। अनाईमुदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपका K2 है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा। क्लियर, पॉइंट क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए ध्यान से। अगर आप इधर आए तमिलनाडु में आप देखेंगे 4 पहाड़ियां, जवादी, शेवारा, पंचामलाई, शिरोमलाई, और ये आंध्र प्रदेश में 2 है, नल्लामलाई, वेलिंगकोड़ा, मतलब 2 प्रमुख है, बाकी और भी हैं। उधर से आप आएंगे तेलंगाना में एक है शेषाचलम बहुत पूछी जाती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले 2 जून 2014 के पहले एक ही राज्य था। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 से अलग हो गए, जिसकी वजह से शेषाचलम पहाड़ी और तेलंगाना में पड़ती है। मैंने लिख रखता है TN तेलंगाना। ठीक, ये है उड़ीसा में एक पहाड़ी जिसका नाम चोटी है, जिसका नाम महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आइए बताते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है भैया, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एक चीज और नोट कर लीजिए, पश्चिमी घाट को सहयाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहयाद्री बोलते हैं। क्लियर, पश्चिमी घाट को सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं। आगे चलिए, अब यहीं पर महाबालेश्वर चोटी है। महाबालेश्वर चोटी, कालसूबाई चोटी, इन दोनों चोटियों का विस्तार महाराष्ट्र में है, लिख लीजिए। महाबालेश्वर चोटी से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का विस्तार 4 राज्यों में है। कृष्णा के उत्तर में गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वहीं नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर है नर्मदा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों अपना जल गोदावरी और कृष्णा कहाँ गिरा रहे हैं, अपना मुहाना कहाँ बना रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। मुहाना अर्थात वो क्षेत्र जहाँ पर नदियां अपना जल दे जाकर छोड़ देती हैं, उसको मुहाना बोलते हैं। क्लियर। अगर आप एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर ये जो नीलगिरी पर्वत है इसका विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहीं पर केरल में ही इसी नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र है। जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऊटी एक पर्यटक स्थल है, ऊटी, जिसको ऊटक मंडल भी बोलते हैं। लेकिन यहीं पर केरल में आप जब नीचे आओगे तो एक घाटी है, जिस घाटी का नाम है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली अपनी बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के लिए जानी जाती है।
किसके लिए जानी जाती है? जैव विविधता के लिए जानी जाती है शैलेंद्र वैली। क्लियर? आगे कुद्रेमुख चोटी आप देख लीजिए। कुद्रेमुख चोटी से आपकी ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। और दूसरी ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी का विस्तार, कावेरी 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में है। 2 तो है ही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, दूसरा केरल और आंध्र प्रदेश। इसलिए अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, तो यही है कावेरी नदी जल विवाद। क्लियर? दूसरा अभी बोलते हैं। क्लियर? कृष्णा। कृष्णा 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्लियर? आइए आगे अनामुदी हो चुका है। शेनकोट्टा गैप। आप दर्रे देख लीजिए यहाँ पर, ये दर्रे मैंने वहां पर नहीं पढ़ाए थे दर्रे वाले टॉपिक में, इसलिए मैंने इनको यहीं पर ऐड कर लिया है, सम्मिलित कर लिया। थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, अगर मुंबई से, कहां से? मुंबई से यदि आपको नागपुर जाना है तो आप थाल घाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मुंबई से उत्तर भारत, क्योंकि थाल घाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। नागपुर जा रहे हैं तो उत्तर भारत जाने के लिए हम थाल घाट दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आयोग क्वेश्चन बनाता है। क्लियर? उसके बाद भोर घाट। अगर बात भोर घाट की करें तो भोर घाट से मुंबई से अगर आपको दक्षिण भारत में जाना है तो आप भोर घाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात चेन्नई वगैरह अगर आपको जाना है तो आप भोर घाट दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दर्रा है पाल घाट। पाल घाट का पश्चिमी घाट से अगर आपको केरल में ही जाना है तो पाल घाट जो है डोडा बेटा के दक्षिण में है। उसके बाद एक दर्रा और है शेनकोट्टा गैप। शेनकोट्टा गैप ये मैंने लिख रखा है। शेनकोट्टा गैप जो है अनायमुदी पहाड़ी पर, काडामम पहाड़ी पर स्थित, अनायमुदी की जो चोटी है काडामम, उसी पे स्थित है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से अगर मदुरै जाना है, और मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है, अगर आपको मदुरै जाना है तो आप शेनकोट्टा गैप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आइए आगे अब हम कुछ इन जो प्रमुख चोटी पहाड़ियां हैं इनके बारे में थोड़ा स्पेशली जानकारी लेते हैं खासकर। ठीक है? अगर आप अरावली पहाड़ी की बात करें तो अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। जैसा कि मैंने बताया था, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। अर्थात अगर आप देखें तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है, राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तो अगर आप देखें तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा होते हुए तो आप दिल्ली जाएंगे। क्लियर? तो ये है अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीनतम पहाड़ी, तो यूएसए में पड़ेगी अपलेशियन पर्वत ये पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी जो है एक अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है। क्लियर? और ये गलत बोल गया, अरावली पहाड़ी को राजस्थान में जरगा के नाम से जानते हैं, दिल्ली में नहीं, राजस्थान में जरगा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको दिल्ली में रिच के नाम से दिल्ली में जानते हैं। क्लियर? दूसरी चीज अगर देखी जाए, माउंट आबू पे जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सेनापति या सामंत आप बोल सकते हैं, विमल देव ने निर्माण कराया था। किसने? भीमदेव प्रथम के सेनापति या सामंत विमल देव ने इसका निर्माण करवाया था, जैन मंदिर का, राजस्थान के माउंट आबू में। और माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर, यहाँ लिखा हूं, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। जानिए, अरावली दुनिया के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित मतलब मोड़दार पर्वतों का, मतलब ये ऐसे, ये मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है। क्लियर? दूसरी अगर हम देखें मालवा का पठार। अगर मालवा पठार की बात की जाए, मालवा पठार अरावली के दक्षिण में, लेकिन विंध्य पर्वत के उत्तर में है। ये जो 3 पहाड़ियां मैंने बनाई हैं, ये विंध्य का हिस्सा है, विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत आप बोल सकते हैं। और मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है। किधर है?
उत्तर की ओर है। दूसरी चीज, मालवा पठार का विस्तार या निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। अब ज्वालामुखी से हुआ है, इसकी मिट्टी काली होगी। कैसी होगी? काली मिट्टी होगी। और मालवा पठार से लगभग 20 से 25 नदियां प्रवाहित होती हैं, और वो सारी 20 से 25 नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका ढाल उत्तर की ओर है। दूसरी चीज, मालवा का पठार जो खड्डनुमा है। खड्ड मतलब जैसे कि ये पठार है, तो इससे ये नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है, ये निकल रही है, ये, तो इन नदियों ने इसको इतना काट छाट दिया है कि यहाँ पर बहुत सकरे और लंबे रास्ते हैं। जो आपने अगर पिक्चरों में या कहानियों में चंबल के डाकू इसी क्षेत्र में रहते थे, मालवा के पठार में। क्यों? सपोज दैट आप सोच लीजिए ये मार्ग है और ये यहाँ से डाकुओं को पुलिस ने भगाया और डाकू आकर यहाँ छिप गए। अब पुलिस यहाँ पर तक आई और डाकू यहाँ छिपे हैं, तो पुलिस को मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि वो छिप कर वार कर रहे हैं। इसलिए पुलिस भी यहाँ नहीं जाती थी। लेकिन अब चंबल नंबर के डाकू से समाप्त हो चुके हैं। उसका रीजन है क्योंकि शासन प्रशासन इतना सख्त हो चुका है आज, जिसकी वजह से ये एरिया काफी सुखमय हो चुका है। सुखमय मतलब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले थी, जो हम चंबल के डाकुओं के नाम से सुनते थे। क्लियर? तो मालवा का पठार जो है नलिका या खड्ड के लिए भी जाना जाता है। नलिका मतलब वही नदियों ने काट छाट दिया है, जिसकी वजह से वहां पर नालीनुमा आकृतियां बन गई हैं, तो उनको खड्ड अपर्दन या अवनलिका अपर्दन बोलते हैं। क्लियर? आज बात करें हम छोटा नागपुर पठार की। ये है आपका छोटा नागपुर पठार ग्रीन कलर से, और यहीं से इससे सटा हुआ राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी के बारे में मैंने कुछ बातें की थी, अभी आगे और बात करेंगे। बात अगर छोटा नागपुर पठार करें, इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों में विस्तृत है। कहाँ पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसे दो प्रमुख नदियां इससे प्रवाहित निकलती हैं, एक स्वर्ण रेखा, एक दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। स्वर्ण रेखा नदी वही नदी है जो झारखंड की राजधानी रांची इसके तट पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची इसके तट पर स्थित है, और महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की राजधानी रांची से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर? जो दामोदर नदी है जो दो भाग में विभाजित कर रही है, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी वाले भाग को हजारीबाग का पठार और दक्षिण वाले भाग को रांची के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब आप समझ लीजिए थोड़ा फटाफट, सोच लीजिए। मान लीजिए ये पठार है, ये दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है, दो भागों में बांट दिया, तो ये वाला हिस्सा हजारीबाग है और ये वाला हिस्सा रांची का पठार है। क्लियर? आगे बात समझिए। रांची का जो पठार है ये संप्रदाय पठार का उदाहरण है। संप्रदाय पठार का उदाहरण। अब क्वेश्चन, संप्रदाय पठार क्या है? वो पठार, मान लीजिए ये पठार है जिसमें टीले नहीं पाए जाते, अर्थात वे पठार जिसमें टीले नुमा आकृति नहीं पाई जाती है उसे संप्रदाय पठार बोलते हैं। वे संप्रदाय पठार के उदाहरण होते हैं। अब टीले नुमा, मान लो ये पठार था, इस पे ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे कुछ छोटे मोटे पर्वत होते, तो ये क्या था? ये संप्रदाय पठार नहीं था। अब ये संप्रदाय पठार, अर्थात वे पठार जो मैदानी नुमा हो, अर्थात समतल सपाट टाइप हो, तो उन्हें हम ऐसे पठारों को संप्रदाय पठार का एग्जाम्पल या उदाहरण बोलते हैं। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, लेकिन दामोदर नदी अपना जल कहाँ पर छोड़ती है? ये हुगली नदी में छोड़ती है। और हुगली किसकी धारा है? गंगा नदी की, और गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये जो छोटा नागपुर का पठार है भारत में आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध पठार माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे भारत का रूर का प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश मतलब, रूर प्रदेश एक्चुअली में है कहाँ? यूरोप का एक देश है जर्मनी में ये कोयले के भंडार हैं, काफी संपन्न एरिया है वो, इसलिए वो उसको रूर एरिया बोला जाता है। तो वैसे ही छोटा नागपुर पठार भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर का प्रदेश कहा जाता है। क्लियर? और छोटा नागपुर पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ये राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। क्लियर? और राजमहल पहाड़ी का विस्तार झारखंड राज्य में है।
इसी जगह आप शिलांग पर लीजिए। शिलांग का पठार मैंने आपको बता रखा, राजमहल और शिलांग, राजमहल पठार पहाड़ी का हिस्सा शिलांग पहाड़ी है, और इनके बीच में राजमहल गारो गैप, या इस गैप को मालदा गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। इस शिलांग पठार पे 3 पहाड़ियां हैं। उन 3 पहाड़ियों के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। और ये गारो, खासी, जयंतिया, इनका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व में, तो सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। और ये गारो, खासी, जयंतिया शिलांग के पठार पर निवास करने वाली 3 प्रमुख जनजातियां हैं। उन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम हैं। गारो, गारो जो है एक्चुअली में, गारो में इनकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। नोकरेक शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो कि गारो पहाड़ी का हिस्सा है। खासी पर इनकी राजधानी शिलांग, शिलांग जो कि मेघालय की एक्चुअली राजधानी है, वो खासी पे स्थित है। खासी में ही चेरापूंजी स्थित है, ठीक है। और खासी में ही दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम भी स्थित है। क्लियर? आगे ये असम में स्थित है 2 पहाड़ियां, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा ये भी शिलांग पठार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिलांग पठार का हिस्सा है। और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता रखी है, जो कि नोकरेक है। अगर हम बात करें विंध्य पर्वत की, ये है आपका विंध्य पर्वत, मैंने आपको बता रखा है, ये रेड कलर का मालवा और नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत है, या इसी को विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं। विंध्य पर्वत का पूर्ण रूप से विस्तार एमपी में है, और इसको पूर्व में कैमूर पहाड़ी और भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर? सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा का विस्तार स्पेशली 3 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की ये 3 पहाड़ियां हैं। अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले इसमें मिलेगी राजपीपला, फिर उसके बाद मिलेगी महादेव, फिर उसके बाद मिलेगी मैकाल। अर्थात ये है राजपीपला, आर से मैंने इंडिकेट कर दिया, एम से इसको इंडिकेट कर रहा महादेव, और इसको भी एम से इंडिकेट कर रहा मैकाल। क्लियर? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ के समीप ही आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। क्लियर? मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। क्लियर? एक सोन नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है, क्लियर, और एक नर्मदा नदी। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक सतपुड़ा की एक पहाड़ी है, मैकाल, और मैकाल का हिस्सा है। अगर हम बात करें दक्कन पठार, ये वाला एरिया जो पूरा है दक्कन पठार का है, और दक्कन पठार का विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दक्कन पठार का विशेष मुख्य रूप से विस्तार ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, और वो एरिया पूरा काली मिट्टी का है, और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी कपासी फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छी और उर्वरक मिट्टी मानी जाती है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही आपकी अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गालिबगढ़, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इन सभी का विस्तार महाराष्ट्र में है। इस दक्कन ट्रैक के अंतर्गत ही दंडकारण्य पठार आता है। ये पूरा एरिया दंडकारण्य पठार, दक्कन ट्रैक का हिस्सा है, और इसी में दंडकारण्य पठार पाया जाता है। दंडकारण्य पठार जो है भारत में एकमात्र स्थान है जहां से टिन की प्राप्ति होती है। कहां से? दंडकारण्य पठार से। ये कहा क्या प्राप्त होता है? टिन। टिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान से प्राप्त होता है, वो है दंडकारण्य के पहाड़ी या पठार। क्लियर? इसका जो दक्षिण हिस्सा है दंडकारण्य का, इसे बस्तर का पठार बोलते हैं, और मुख्य रूप से बस्तर के पठार में ही टिन के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर? कहां पर? बस्तर के पठार में। अगला ये आपके सामने मैंने बनाया है
एक चित्र जो कि प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच आकृति मैंने बनाई है। आप देखिए, ये इधर मुंबई है, इधर चेन्नई है, ठीक है। अब मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है, देखिए कि मुंबई और चेन्नई दोनों ही बिल्कुल समुद्र या सागर के तट पर स्थित है, और ये उच्चावच स्थिति है इसकी प्रायद्वीपीय भाग के पठार की। इसका ढाल आप देखिए पूर्व की ओर दर्शाने की मैंने पूरी कोशिश की है। क्लियर? आगे पश्चिमी घाट की एक बार मैं और देख लेता हूँ, कुछ बातें छूट गई हैं। पश्चिमी घाट अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर अगर देखा जाए तो भारत में पूर्ण रूप से विस्तृत और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट है, जो कि 16 किलोमीटर। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक्चुअली में दुनिया का पूर्व से पश्चिम स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वो देखिए नेपाल में फैली हुई है, भूटान में है, चीन में है, सॉरी तिब्बत में है, तिब्बत यानी चीन, ठीक है, और भारत में। तो अगर सिर्फ भारत में उसका देखा जाए तो भारत में वो पूर्ण रूप से 1600 किलोमीटर से कम ही उसका विस्तार होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात है, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। यह गुजरात है, यहाँ पर 3 प्रमुख चोटियां पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनके नाम है मांडव, बारदा। एक मांडव है, एक बारदा है और एक गिर है। गिर जो है स्पेशली गिर अभ्यारण्य इसी गुजरात में स्थित है, जहाँ पर दुनिया के एकमात्र स्थान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्लियर? 3 पहाड़ियां गुजरात में, मांडव, गिरी और बारदा। मांडव, गिरी और बारदा, ये 3 पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। अगर यहीं पर बात की जाए एक बार पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट क्रमबद्ध तरीके से इसका विस्तार नहीं है, कटा छटा है। कटे छटे होने के इसका कारण है कि ये नदियां जो है पश्चिम घाट से निकल रही हैं, लेकिन ये अपना मुहाना पूर्वी घाट में बना रही हैं, बंगाल खाड़ी में गिरा रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरा पूर्वी घाट कटा छटा है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज अगर देखी जाए, कृष्णा और गोदावरी नदियां डेल्टा बनाती हैं, और इनके डेल्टा के बीच में ही कोलेरू झील पाई जाती है। कौन सी झील? कोलेरू झील। तो आपके समझ में मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया हो गया लेक्चर, और आप सभी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य किया करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।